प्यारे विद्यार्थियों, मैं आलोक पांडे। आप सभी का फिजिक्स विद आलोक चैनल में स्वागत है। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की पहली क्लास आज से प्रारंभ हो रही है। पहला चैप्टर हमारा है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। अब वैद्युत आवेश पहले तो वैद्युत आवेश के बारे में सर्वप्रथम एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बताया था। वैद्युत आवेश के बारे में सर्वप्रथम एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बताया था। इन्होंने जब प्रयोग किया था तो इन्होंने यह बताया कि घर्षण के कारण आवेश उत्पन्न होता है। किसी भी दो पदार्थों के बीच घर्षण के कारण वैद्युत आवेश उत्पन्न होता है। तो वैद्युत आवेश क्या है कि किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत के गुणों का अनुभव करता है। किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत के गुणों का अनुभव करता है वैद्युत आवेश कहलाता है। कोई भी पदार्थ है, अगर वह विद्युत के गुणों का अनुभव करता है तो वह क्या कहलाता है? वैद्युत आवेश कहलाता है। ठीक है। अब देखिए आवेश कितने प्रकार का होता है, क्या है, कैसे। अब देखिए इसके लिए इन्होंने प्रयोग किया था। प्रयोग में इन्होंने कांच की एक रॉड ली थी। प्रयोग जो इन्होंने किया था इसमें इन्होंने कांच की छड़ ली थी। कांच की छड़ को इन्होंने क्या किया? लटका दिया। कांच की छड़ को इन्होंने क्या कर दिया? लटका दिया। और लटकाया था बिल्ली के खाल के ऊपर जो बाल होते हैं उसकी रस्सी से। इसे क्या कर दिया? लटका दिया। और इसके बाद इन्होंने एक और छड़ लाए, इसके बीच एक और कांच की छड़ लाए और इनके बीच क्या किया गया? घर्षण किया गया। क्या किया गया? घर्षण। और जब इनके बीच घर्षण किया गया तो यह कांच की छड़ें एक दूसरे से दूर होने लगी। कांच की छड़ें एक दूसरे से क्या होने लगी? दूर होने लगी। तो यानी क्या उत्पन्न हुआ? प्रतिकर्षण। क्या हुआ? प्रतिकर्षण। ठीक, एक चीज ये हुआ। इसके बाद फिर क्या किया गया? वही कांच की छड़ इसको लटका दिए बिल्ली की खाल से। अब इन्होंने एक दूसरा छड़ लिया एबोनाइट का। एबोनाइट का छड़ लिया। फिर इनके बीच क्या करवाया गया? घर्षण करवाया गया। इनके बीच क्या करवाया गया? घर्षण। जब घर्षण करवाया गया तो यह एक दूसरे से क्या होने लगे? आकर्षित होने लगे। क्या होने लगे? आकर्षित होने लगे। तब यह बताया गया कि जब दो समान थे कांच के छड़ तो वह इनके बीच जब घर्षण किया गया तो यह एक दूसरे को क्या किए? प्रतिकर्षित किए। और जब विपरीत लिया गया, एक कांच लिया गया, एक एबोनाइट के छड़ लिया गया, इनके बीच घर्षण किया गया तो यह क्या किए? एक दूसरे को आकर्षित करने लगे। ठीक, तो यहां से यह हुआ कि जब समान प्रकार के आवेश होते हैं तो वह एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। बताया गया, यानी क्या बताया गया है कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित कर। समान प्रकार के आवेश क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं
और विपरीत प्रकार के आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते। ठीक, अब देखिए इसके आगे, अब इसके आगे आप लोग देखेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा आवेश की व्याख्या। मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा, मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा आवेश की व्याख्या। मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा आवेश की व्याख्या। अब देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा आवेश की व्याख्या, तो दो पदार्थ लिए, एक पदार्थ ए और दूसरा पदार्थ बी, दो पदार्थ लिया गया। अब पदार्थ है तो इनमें लाभिक होगा बीच में कहीं पर। ठीक, नाभिक क्या होता है, धनावेशित होता है। और नाभिक के बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन, नाभिक के बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गति करते हैं। नाभिक के बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गति करते हैं। अब इन दोनों पदार्थों के बीच में घर्षण करवा दिया गया। दोनों पदार्थों के बीच में क्या करवाया गया, घर्षण। अब जब दोनों पदार्थों के बीच में घर्षण करवाया गया तो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन जो है एक दूसरे में चला जा रहा है। ठीक, मान लीजिए बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन जो है ए से बी में चला गया, और जब ए से बी में गया तो ए में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या हो गई, कमी हो गई। इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। अब घर्षण करवाने से एक इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, और इसमें क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। अब देखिए इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई और इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। जब इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई तो प्रोटॉनों की संख्या क्या हो गई, अधिक हो गई। प्रोटॉनों की संख्या अधिक, प्रोटॉनों की संख्या अधिक हो गई। इसमें क्या हो गई, प्रोटॉनों की संख्या कम हो गई, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया। पहले बराबर थे, अब इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें चले तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, अधिक हो गया। अब देखिए जब प्रोटॉन अधिक हो गया, ठीक, तो इसे क्या कहा गया, धनावेश कहा गया, धनावेश। और इलेक्ट्रॉन इसमें देखिए प्रोटॉन की कमी हो गई तो इसे कहा गया ऋणावेश, ऋणावेश। अब यहां से मिला कि आवेश दो प्रकार का है। आवेश कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के, एक धनावेश है और दूसरे क्या हैं, ऋणावेश। धनावेश क्या है कि वह पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है उसे धनावेश कहते हैं, और ऋणावेश वह पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है उसे ऋणावेश कहते हैं। यह पूरा चीज क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा आवेश की व्याख्या। तो यहां से यानी क्या हो गया कि आवेश दो प्रकार का हो गया, धनावेश, धनावेश, और यह क्या बना, ऋणावेश, ऋणावेश। अब धनावेश का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनों की कमी, इलेक्ट्रॉनों की, इलेक्ट्रॉनों की कमी। और ऋणावेश का मतलब इलेक्ट्रॉनों की, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। अर्थात क्या मिला हमें, धनावेश और ऋणावेश की परिभाषा कि वह पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है उसे धनावेश कहते हैं, और वह पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है उसे ऋणावेश कहते हैं। और यही पूरा चीज क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा आवेश की व्याख्या। पहले क्या है कि वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश क्या है, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत के गुणों का अनुभव करता है उसे वैद्युत आवेश कहते हैं।
वैद्युत आवेश आवेश के बारे में सर्वप्रथम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बताया था। तो समान प्रकार के जो आवेश होते हैं वह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा व्याख्या, हमने दो पदार्थ लिए, दोनों पदार्थों के बीच घर्षण करवाया गया। घर्षण करवाने पर पदार्थ के बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में चले गए। तो जिसमें से गए हैं उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है और जहां पर गए जिस पदार्थ में उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई। यानी जहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई वहां प्रोटॉन अधिक मात्रा में प्राप्त हुए जिसे धनावेश कहा गया, और इलेक्ट्रॉन जहां पर अधिक हुई वहां पर प्रोटॉनों की कमी हुई वह पदार्थ ऋणावेश कहा गया। तो यहाँ से धनावेश और ऋणावेश की परिभाषा मिली। धनावेश किसे कहते हैं? वह पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है उसे धनावेश कहते हैं, और वह पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है उसे ऋणावेश कहते हैं। ठीक, देख लीजिए। अब इसके आगे आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण। अब देखिए, आवेश का क्वांटीकरण क्या है कि प्रत्येक आवेश जो है एक निश्चित और न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणज होता है जिसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। आवेश का क्वांटीकरण क्या है कि प्रत्येक आवेश एक निश्चित और न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणज होता है जिसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। देखिए, प्रत्येक आवेश एक निश्चित एवं न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज होता है जिसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। प्रत्येक आवेश एक निश्चित और न्यूनतम आवेश का क्या होता है? पूर्ण गुणज होता है। प्रत्येक आवेश एक निश्चित और न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणज होता है जिसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। आवेश को Q से प्रदर्शित किया जाए तो Q बराबर क्या होता है? प्लस माइनस एन ई। तो एन बराबर प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 4, इसी तरीके से प्लस माइनस 5 चला जाएगा। यानी एन यह जो है वह क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? संख्या। और ई एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और इसका मान होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। यानी मात्रक हमें क्या मिला? कूलाम। मात्रक मिला कूलाम, जिसे कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। बीमा इसकी 80। बीमा क्या मिली? 80। अब देखिए, आवेश का क्वांटीकरण है क्या?
कि प्रत्येक आवेश एक निश्चित एवं न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणज होता है, जिसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। आवेश को स्मॉल q से प्रदर्शित किया जाता है। इसका मात्रक कूलाम होता है। इसकी बीमा क्या होती है? AT। अब देखिए q बराबर प्लस माइनस यानी n पूर्ण गुणज के लिए प्लस माइनस, प्लस धनात्मक 1 लीजिए, धनात्मक 2 या धनात्मक 3, या फिर ऋणात्मक 1, ऋणात्मक 2, ऋणात्मक 3, चाहे जो पूर्ण गुणज होना चाहिए, बटे में नहीं होना चाहिए। यही क्या है? आवेश का क्वांटीकरण। या आवेश का क्वांटीकरण का मतलब कि प्रत्येक आवेश एक निश्चित और न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणज होता है, जिसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। ठीक, इसके आगे आपका है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। इसके आगे आपका है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत। अब देखिए आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है? एकदम सिंपल है कि आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यही आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है? कि आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता, और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसे आप क्या कर सकते हैं? एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। यह आवेश संरक्षण का सिद्धांत कि आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक, अब इसके आगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कूलाम का नियम। देखिए कूलाम का नियम क्या है? कूलाम का नियम। देखिए कूलाम का नियम हम पढ़ क्या रहे हैं? वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र। ये पूरी यूनिट कौन सी है? स्थिर वैद्युत की। ठीक है, तो कूलाम का नियम क्या है? कि स्थिर वैद्युतिकी में, स्थिर वैद्युतिकी में कूलाम के नियम से, स्थिर वैद्युतिकी में कूलाम के नियम से किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कूलाम का नियम क्या है? कि किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दूरी के वर्ग के
व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिए दो बिंदु आवेश हम ले लेते हैं, दो बिंदु आवेश हैं, Q1 Q2, इनके बीच की दूरी स्मॉल r है। अब ये बल लगा रहे हैं, और इस पर बल जो मेन लग रहा है, एक दूसरे पर बल आरोपित कर रहे हैं। क्या है कि दो बिंदु आवेश प्लस Q1 और प्लस Q2 है, जिनके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल r। अब देखिए कूलाम के नियम के अनुसार कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल F आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो आवेश क्या है, Q1 और Q2, इनका गुणनफल Q1 इंटू Q2 के अनुक्रमानुपाती, और दूरी R, R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यानी क्या है कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह चीज हो गई। यानी अब यहां से F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 बाई r²। अब प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटा देंगे, तो F बराबर एक नियतांक के लिख दिए, Q1 इंटू Q2 बाई r²। यह चीज F बराबर Q1 इंटू Q2 बाई r², मात्रक क्या हो गया, न्यूटन। अब K क्या है, नियतांक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है। इसका मान होता है K बराबर 1/4πε0, या फिर 9 गुणे 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अगर हम यही चीज इसे यहाँ पे रख दें तो F बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाई r²। यह चीज न्यूटन। अब देखिए यहाँ पे 1/4πε0, एप्सिलॉन0 यह जो है, यह निर्वात की वैद्युतशीलता है, निर्वात की वैद्युतशीलता है, जिसका मान होता है 8.85 गुणे 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। यह चीज यहाँ हमने 1/4πε0 लिखा। अगर जब न्यूमेरिकल लगाना है, आंकिक प्रश्न, तो वहां पर कूलम का नियम बनता है F बराबर 9 गुणे 10⁹ Q1 इंटू Q2 बाई r², न्यूटन। यह चीज। अब देखिए कूलम का नियम है क्या, कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक। अब यहाँ पर दोनों आवेश की मात्रा Q1 इंटू Q2 गुणनफल हो गया, बल के क्या है, अनुक्रमानुपाती, दूरी r है तो r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दोनों को एक साथ ले लिए तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 बाई r²। अब प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाएंगे, कांस्टेंट वैल्यू K रख दी जाए। K क्या है, नियतांक है, और इस नियतांक का मान 1/4πε0 या फिर 9 गुणे 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। ठीक, यह चीज। तो हमने एक बार K के स्थान पर 1/4πε0 रख दिया, तो F बराबर 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाई r², जहां पर ε0 क्या, निर्वात की वैद्युतशीलता है, जिसका मान 8.85 गुणे 10⁻⁻12
कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। और फिर अगर जब हम आंकिक प्रश्न करेंगे तो F बराबर 9 गुणे 10 की घात 9 रख देंगे उसके स्थान पे, Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर आपको एप्सिलॉन नॉट का मान पेपर में कभी कभी पूछ लिया जाता है, एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान कैसे आता है, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान, एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान, तो एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 गुणे 10 की घात 9, यह चीज है। अब तिरछा गुणा कर देंगे तो 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना हो गया 1। अगर हम 9 से 4 में गुणा कर दें 9 चौक 36 गुणे 10 की घात 9 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 1। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/36 गुणे पाई गुणे 10 की घात 9। अब 10 की घात 9 ऊपर ले जाएंगे, 1 गुणे 10 की घात 9 बटे 36 गुणे पाई। अब पाई की वैल्यू रख देंगे, एप्सिलॉन नॉट 1 गुणे 10 की घात 9 बटे 36 गुणे 3.14। अब 36 से आप गुणा कर दीजिएगा, फिर आपकी वैल्यू लगभग यही आ जाएगी 8.85 गुणे 10 की घात -12। और मात्रक क्या बनेगा, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको आप आगे कर लीजिएगा गुणा, इसका मान आपका मिलेगा 8.85 गुणे 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर। जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा ऋणात्मक, नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा ऋणात्मक, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। यह चीज देख लीजिए, ठीक। बाकी आगे